हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मराज कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लेट्स क्रैक बीएसईबी पे, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। ये अंग्रेजों के आने से पहले कैसी थी, अंग्रेजों ने इसका क्या किया, उसके बाद हमारी भारत की अर्थव्यवस्था ने कैसे विकास शुरू किया अपना। ठीक है, तो आराम से ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। बस बने रहिएगा आप अंत तक, साथ में आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, एक एक चीज़ को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था, हमारे भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि हमारे भारत में सोना भी बहुत ज़्यादा था और हमारी अर्थव्यवस्था हमारे भारत की अर्थव्यवस्था उस समय काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, काफ़ी धनी देश था भारत, और यहाँ से व्यापार, जो दूसरे देश से लोग व्यापारी आते थे, तो उन्होंने भारत का नाम हमारा क्या रखा था, उन्होंने हमारे भारत का नाम सोने की चिड़िया रखा था। ठीक है, गोल्डन बर्ड। अब देखिए होता क्या है कि व्यापार के ही माध्यम से हमारे यहाँ आते हैं अंग्रेज, ब्रिटिश, और वो हमारे यहाँ आने के बाद फूट डालो शासन करो की नीति अपनाते हैं। यहाँ आने के बाद वो फूट डालो शासन करो की नीति अपनाते हैं, डिवाइड एंड रूल, और फिर 200 सालों तक हमारे भारत पे वो लोग शासन करते हैं। और इस 200 सालों के दौरान जब तक अंग्रेजों का शासन रहा, तब तक हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का कोई विकास नहीं हुआ, उल्टा हमारा अर्थव्यवस्था खराब होता गया। उन्होंने हमारे अर्थव्यवस्था का शोषण किया। ठीक है, उन्होंने हमारे अर्थव्यवस्था को और कमज़ोर कर दिया। ठीक है, और फिर 1947 में जाकर हमारे भारत देश को आज़ादी मिली, और आज़ादी के बाद जाकर हमने क्या किया, अपना विकास फिर से शुरू किया। ठीक है, अब अंग्रेज जो हमारे यहाँ आकर हम पे राज किए, तो किसी देश द्वारा, किसी मजबूत शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर देश पे जाकर वहां पे राज करना, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीति को अपने हाथों में ले लेना, ये चीज़ क्या कहलाता है, ये चीज़ उपनिवेश कहलाता है। उपनिवेशवाद कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो देखिए आपसे एग्जाम में उपनिवेश भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना उपनिवेश किसको कहते हैं। तो जब कोई शक्तिशाली और समृद्ध देश किसी कमजोर देश पर अधिक अधिकार यानी कि कब्जा कर लेता है, तो उस कमजोर देश की पहले तो कब्जा कर लेता है। ठीक है, क्या करता है देखिए, तो कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है, और फिर उस कमजोर देश की आर्थिक व्यवस्था और कार्यों को पूरी तरीके से अपने हाथों में ले लेता है। ठीक है, अपने नियंत्रण में ले लेता है। तो उस गुलाम देश को हम लोग क्या कहते हैं, उस गुलाम देश को हम लोग कहते हैं उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश। जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ आए और उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे यहाँ की राजनीति को अपने हाथों में ले लिया, वो यहाँ शासन करने लगे, तो हमारा भारत देश क्या हो गया, अंग्रेजों का उपनिवेश हो गया। ठीक है, तो जो कमजोर देश होता है उसको, जिस पे शासन किया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं उपनिवेश। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद। तो याद रखेंगे उपनिवेशवाद, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में। तो अर्थव्यवस्था के बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी है, और अर्थव्यवस्था से भी जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे आर्थिक क्रिया के बारे में। आर्थिक क्रिया क्या है, देखिए आर्थिक क्रिया हम लोग ऐसी क्रियाओं को बोलते हैं, उन सभी क्रिया को हम लोग आर्थिक क्रिया बोलते हैं जिनसे वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या होती है, आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, आय यानी आमदनी, पैसा। ठीक है, तो वो सारी प्रक्रियाएं, वो सारी काम, वो सारे जो भी लोग काम करते हैं जिससे उनको पैसा मिलता है, वो उनके लिए क्या हो गई, आर्थिक क्रिया हो गई। ठीक है, तो जो भी काम करके लोगों को पैसा मिलता है वो क्या हो गया, पैसा मिलता, आय मिलता है यानी आमदनी मिलता है, तो वो हो गया उसके लिए आर्थिक क्रिया। ठीक है, अब अगर आपको आर्थिक क्रिया क्लियर है, ठीक है, तो आर्थिक क्रिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या कहती है, तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा कहती है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, इस तरह की अलग अलग आर्थिक क्रियाएं क्या की जाती है, संपादित की जाती है। तो इन सभी आर्थिक क्रियाओं को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है,
सभी लोग अपना जीवन चलाने के लिए कोई ना कोई काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, पैसे कमा कर उसका यूज करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपने घर के सामान की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। समझ में आ गया। अब ये जो अर्थव्यवस्था है इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला तो क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, पहला काम क्या होता है अर्थव्यवस्था में, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जैसे ताकि लोग क्या कर सके, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इन सबको पूरा किया जा सके। तो याद रखें पहला काम इसमें क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसमें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ताकि लोग काम कर सके और अपनी आजीविका कमा सके। देखिए अर्थव्यवस्था में दो चीजें क्या होती है। अब देखिए आप सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह उठने के बाद क्या है, आपको ब्रश करना है। तो ब्रश आपके घर में पहले से बन के तो रखा नहीं है, ब्रश आप खरीद के लाते हैं। तो ब्रश का कहीं ना कहीं उत्पादन हुआ होगा, कहीं ना कहीं बनाया गया होगा उसको, है ना। तो वो ब्रश बनाया गया आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका उत्पादन हुआ, आपने उसको खरीदा, तो आपने जिसको खरीदा उसको पैसे दिए। ठीक है, यानी वो उत्पादन से कमा लिया। अब जो हाँ उसका उत्पादन हो रहा है, वो उत्पादन करने के लिए भी कोई ना कोई आदमी होगा, यानी कोई ना कोई बनाने के लिए उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होंगे। तो वो लोग उस तरीके से अपना क्या करते हैं, आजीविका चलाते हैं वहाँ काम करके। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों चीज़ें हो जाती है। पहला तो वस्तुओं का उत्पादन से क्या हो जाता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है ताकि लोग अपनी जरूरतें पूरा कर सके। जैसे फैक्ट्री आपके लिए ब्रश बनाया ताकि आप ब्रश कर सके, साबुन बनाया ताकि आप नहा सके, और भी चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, यूज अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो बनाया जाता है ताकि हम लोग क्या कर सके, अपनी डेली लाइफ में डेली यूजेज कर सके। ठीक है, चीज़ों को इस्तेमाल कर सके। अब सीधे इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस्तेमाल करने के लिए तो पैसा चाहिए, उस चीज़ों को खरीदना होगा, तो खरीदने के लिए क्या चाहिए हमें, काम। तो उन्हीं चीज़ों को उत्पादन के लिए या फिर सेवाओं के लिए अलग अलग काम होते हैं। जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ाने के उसका पैसा मिलता है, उससे वो क्या करता है, उत्पादित चीज़ों को जाकर खरीदता है और उससे कोई यूज करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति फैक्ट्री मजदूर काम कर रहा है फैक्ट्री में, तो उसको वहाँ से पैसा मिलता है, वो वहाँ से क्या करता है, जाकर उत्पादित वस्तुओं को खरीदता है और उसको यूज करता है। तो ये दो चीज़ें होती है, एक तो क्या होता है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जो हम लोग यूज करते हैं, और एक रोजगार चाहिए होता है जहाँ से लोग पैसे कमाएंगे। पैसे कमाएंगे तभी तो सामान खरीदेंगे। ठीक है, तो जो सामान उत्पादन किया जाता है उसमें भी लोगों को रोजगार मिलता है। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था हमारी चलती रहती है। समझ में आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में क्या कहा है। तो हम लोग यहाँ पे दो अर्थशास्त्रियों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से हमारे पहले हैं आर्थर लेविस। आर्थर लेविस जो थे उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। तो आर्थर लेविस साहब जी का कहना था कि एक देश अपने संसाधनों का, अपने लोगों को जरूरत पूरा करने के लिए किस तरीके से अपने संसाधनों का उपयोग करता है, यही चीज क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, उनका कहना था कि ये पूरे राष्ट्र का होता है। अर्थव्यवस्था क्या होता है, पूरे राष्ट्र का होता है, पूरे राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसमें क्या करते हैं, जिसके आधार पर मानव क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे जो ब्राउन साहब थे उन्होंने बोला इतना लंबा कौन बोलेगा, उन्होंने एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, मामूली सा, बहुत ही आसान सा क्या किया, इसका परिभाषा दिया। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन की प्रणाली है। और ये आपको याद रख लेना है क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, ये किसने कहा था, या फिर आपको ये लाइन दे देगा, यहाँ से अर्जन हटा देगा या फिर प्रणाली हटा देगा और फिर इन द ब्लैंक्स में आपको भरना होगा। तो ये चीजें आपको दी जा सकती है एग्जाम में, तो याद रखेंगे। ये किनका कहना था, ब्राउन साहब का कहना था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। आजीविका अर्जन से क्या मतलब हुआ कि कमाने खाने की। ठीक है, आजीविका अर्जन यानी कमाने खाने की एक तरीका है। अर्थव्यवस्था क्या है, कमाने खाने का एक तरीका है, यानी लोग पैसे कमाते हैं और उसका यूज करते हैं अपने डेली चीजों को, डेली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, और इसी को उन्होंने क्या कहा, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ठीक है, अब चलिए, तो ये हो गया हम लोग का अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसमें क्या है, कुल मिला के लोगों का काम करना है कि अलग अलग सेक्टर्स में लोग काम करते हैं और वहां पर क्या करते हैं, वहां से जो पैसे कमाते हैं उससे अपनी चीजों को, जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सकते हैं
कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग पैसे कमाते हैं अलग अलग जगह काम करके, और उस कमाए गए पैसे का फिर यूज करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए। यही हमारा क्या है, अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसकी संरचना का क्या मतलब हुआ। तो हम लोग अभी देखिए कि अर्थव्यवस्था में लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। तो इन्हीं अलग अलग क्षेत्रों को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, लोग जो काम करते हैं उनको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। 3 कौन कौन से भागों में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, और याद रखिएगा यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीयक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। और ये तीनों चीजों में से एक न एक आपके क्वेश्चन में आ जाएगा, आपके एग्जाम में उठ के जरूर आ जाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है कि प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको क्यों कहते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। देखिए ये रहा हम लोगों का प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग किस काम को रखते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग कृषि से रिलेटेड कामों को रखते हैं। कृषि मतलब सिर्फ किसानी नहीं, कृषि में उसके अलावा और भी चीजें आती है। क्या क्या चीजें आती हैं, तो किसानी खेती करना तो आता ही है, पशुपालन भी आता है, जानवरों को पालना, उसके अलावा मछली का पालना भी आता है। ठीक है, उसके अलावा जंगलों से जो वस्तुएं, जंगलों से जो काम किए जाते हैं, जंगलों से जो वस्तुएं लाई जाती, प्राप्त की जाती है, फिर खनन किया जाता है, ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाती है। ये भी याद रखिएगा कि खनन जो है, खनन माइनिंग, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। समझ में आ गया, तो क्योंकि ये मुख्यतः किस पे आधारित होता है, कृषि पे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं और कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है, तो इसके अंतर्गत वे सारी आर्थिक क्रियाएं आती है जो सीधे तौर पर किसे, पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है। ठीक है, तो ऐसे काम को जो डायरेक्ट प्राकृतिक चीजों से या प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड होती है, ऐसे कामों को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको हम लोग क्या रखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या जाता है हमारा, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुएं लाना, उनका उपयोग करना, ये सारी चीजें। अब आता है हम लोग का दूसरा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, तो इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं लाई गई है, प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चे माल प्राप्त हुए हैं, जैसे खेतों से गेहूं प्राप्त हुआ, जंगलों से लकड़ी प्राप्त हुआ, जैसे मछली पालन हुआ, उन सब चीजों का, तो उस कच्चे माल का, जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल प्राप्त हुए, उनका उपयोग करके मशीनों द्वारा उनको नए उपयोगी वस्तु में बदला जाता है। ठीक है, उसका उपयोग करके जो प्राथमिक क्षेत्र से हमें वस्तुएं प्राप्त हुई है, उन वस्तुओं को यहाँ लाया जाता है, फिर मशीनों का उपयोग किया जाता है और उससे नई वस्तुएं बनाई जाती है, नई और ज्यादा उपयोगी वस्तु बनाई जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाते हैं, तो इसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र इसलिए कहते हैं कि इसमें सारे उद्योग शामिल है। ठीक है, उद्योग जैसे गन्ने से चीनी बनाना, तो गन्ना कहाँ हो गया, प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि उत्पादित कृषि है। ठीक है, कृषि द्वारा गन्ना का उत्पादन हुआ तो हो गया प्राथमिक क्षेत्र से, और गन्ना को लाकर उससे चीनी बनाया, तो ये क्या हो गया हमारा द्वितीय क्षेत्र में आ गया। इसको उद्योग में ले जाना पड़ेगा, फैक्ट्री में ले जाना पड़ेगा, मशीनों द्वारा इससे क्या करना पड़ेगा, चीनी बनाया जाएगा। उसके अलावा कपास से कपड़ा बनाना, तो ये भी क्या हो गया हमारे द्वितीय क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग क्या किया, प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल से नया प्रोडक्ट तैयार कर दिया। ठीक है, जैसे निर्माण कार्य, कोई चीज बनाना, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह बनाना, पुल वगैरह बनाना, सड़क वगैरह बनाना, ये सारे भी हमारे किस में आते हैं, निर्माण कार्य भी ये हमारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। उसके अलावा गैस, बिजली का उत्पादन, ये सभी के सभी चीजें हमारी किस में आ जाती है, द्वितीय क्षेत्र में। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, उद्योग क्षेत्र। इसमें सारे उद्योग शामिल होते हैं, निर्माण कार्य शामिल होते हैं, बिजली गैस का उत्पादन शामिल होता है। ठीक है, तो याद रखना है, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। अब तृतीय क्षेत्र में ये सारे काम नहीं होते, तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, सेवा क्षेत्र इसको हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या शामिल है, इसमें शामिल है बैंकिंग, बीमा, परिवहन, ट्रक, बस ये सब। उसके अलावा संचार, मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, उसके अलावा व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है, डॉक्टर जो काम कर रहा है वो ना तो द्वितीय क्षेत्र, ना तो कोई प्रोडक्ट चेंज कर रहा है, ना ही उत्पादन कर रहा है, वो क्या करता है, अपनी सेवा प्रदान करता है। एक डॉक्टर क्या कर रहा है, अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। ठीक है, लोगों का इलाज करके। ठीक है, उसी तरह बैंक में जो व्यक्ति बैठा है, जो आप लोग जाते हैं पैसे निकालने, तो भी क्या कर रहा है, अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। जो टीचर है, जो तुमको पढ़ा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं,
सेवा क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें उन्हीं कामों को शामिल किया जाता है जो उत्पादन से नहीं, वो सेवा से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसमें सर्विस दिया जाता है। समझ में आ गया? तो चलिए याद रखेंगे, इसमें क्या किया जाता है, यह क्षेत्र कोई ना कोई वस्तु, ये क्षेत्र कोई नई वस्तु नहीं बनाता, बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करता है। ठीक है, और उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र दोनों के लोगों को क्या करता है, सेवा प्रदान करता है। जैसे बैंक है, बैंक द्वितीयक क्षेत्र के लोगों को भी लोन देता है, प्राथमिक क्षेत्र के लोगों को भी लोन देता है ताकि वो अपना काम कर सके। ठीक है, जो टीचर है वो प्राथमिक क्षेत्र के लोगों के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के लोगों को भी पढ़ाते हैं। जो डॉक्टर हैं वो क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के लोगों के भी इलाज करते हैं और प्राथमिक क्षेत्र के लोगों को भी इलाज देते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तृतीयक क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं अपनी। अब बात यह है कि शुरुआत में क्या था, प्राथमिक क्षेत्र जो हमारा है वो सबसे आगे था अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने में। ठीक है, हमारी जीडीपी में शुरुआत में सबसे ज्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का था, द्वितीयक क्षेत्र बीच में था और सबसे कम था तृतीयक क्षेत्र का। ठीक है, लेकिन देखते ही देखते तृतीयक क्षेत्र सबसे आगे निकल गया और प्राथमिक क्षेत्र हमारा पीछे रह गया। ठीक है, और द्वितीयक क्षेत्र फिर भी बीच में ही है। तो शुरुआत में तो प्राथमिक क्षेत्र आगे था, लेकिन अभी कौन सा क्षेत्र सबसे आगे है, तृतीयक क्षेत्र। याद रखेंगे, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान अभी किसका है, तो तृतीयक क्षेत्र का है। ये 50% के आसपास योगदान देता है अपना। समझ में आ गया? तो इस चीज को याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या कहता है। तो अब अर्थव्यवस्था की संरचना तो हम लोग पढ़ लिए। अब अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के भी होते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है। पहला हो जाता है हम लोग का कौन सा, तो पहला हो जाता है हम लोगों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है वो होता है स्पेशली डिजाइंड किसके लिए, पैसा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ लोग पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें जितनी भी साधन है, संसाधन जो भी हमारे उनके पास, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देश की जितनी भी संसाधन है वो किसी न किसी निजी व्यक्ति को दे दिया जाता है। ठीक है, कोई भी चीज सरकार अपने पास नहीं रखती, सारी चीजें व्यक्तियों को दे जाती है कि तुम लोग रखो और तुम लोग अपना अपना काम करो और क्या करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा देश का विकास हो। ठीक है, तो वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर क्या हो, जैसे फैक्ट्री, जमीन, मशीन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। यहाँ पर कोई भी चीज प्राइवेट नहीं होता है, सब चीज कोई भी चीज सरकारी नहीं, सारी चीजें क्या होती है, प्राइवेट, निजी लोगों को दे दिया जाता है। ठीक है, सभी चीजों पे किसका अधिकार होता है, निजी लोगों का अधिकार होता है। उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है, पैसे कमाते जाओ। ठीक है, समाज कल्याण इसका उद्देश्य नहीं होता है। उसके अलावा अब देखेंगे उस उदाहरण, तो ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो कहाँ कहाँ है, अमेरिका में, यूएसए, और वो लोग हमसे इतना आगे इसलिए। ठीक है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो इन सारे देशों में क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो याद रखेंगे अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और बाकी 2 एग्जाम्पल भी आपको याद रखने इसके। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको समझ में आ गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, आपको समझ में आ गया, किसको कहेंगे, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां संसाधनों पे किसका अधिकार हो, निजी व्यक्तियों का अधिकार हो, सरकार का अधिकार नहीं होता, यहां निजी व्यक्तियों का अधिकार हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब दूसरा आ जाता है हम लोगों का समाजवादी अर्थव्यवस्था। 3 चीजें इसमें याद रखनी है आपको। पहला तो संसाधनों पे किसका अधिकार होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो निजी व्यक्तियों का। दूसरा बात, इसका क्या उद्देश्य होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। और तीसरा आपको इसमें एग्जाम्पल याद रखना है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। दूसरा देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था हमारा क्या है, तो ये क्या होता है, इसमें उत्पादन के सभी साधनों पे सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, सभी साधनों पे किसका नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। वो सभी सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है समाज कल्याण करना, समाज का कल्याण करना। इसमें कोई भी चीज व्यक्ति का अपना नहीं होता है, इसमें संसाधन के सारे संसाधनों पे जो अधिकार होता है वो किसका होता है, देश के सभी संसाधनों पर अधिकार सरकार का होता है। ठीक है, जैसे चीन हो गया या क्यूबा हो गया, इन जगहों पे क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समझ में आ गया, चीन या क्यूबा में क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जहां की सारी संसाधनों पर अधिकार किसका होता है, सरकार का। ठीक है, तीसरा हो जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है।
जहां दोनों चीजें होती है। कुछ चीजों पे अधिकार सरकार का होता है, कुछ चीजों पे अधिकार निजी व्यक्तियों का होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या है? मिश्रण है। यहाँ उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का भी अधिकार होता है और सरकार, दोनों का अधिकार होता है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं, और इसका उदाहरण हमारा भारत है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण होता है। दोनों को घोल के मिला दो तो बन गया हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ कुछ चीजें सरकार के नियंत्रण में भी होती है और कुछ चीजें प्राइवेट लोगों के। जैसे आपके मान लेते किसी के पापा दुकान खुले हुए हैं, तो दुकान क्या है? उनके पापा के नियंत्रण में है। उनके दुकान के बाहर जो रास्ता है वो किसके नियंत्रण में है? सरकार के नियंत्रण में है। ठीक है, जो स्कूल है सरकारी स्कूल सरकार के नियंत्रण में है। कुछ लोग अपना प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं तो अपना नियंत्रण में है, उनके निजी लोगों के नियंत्रण में। तो कुछ चीजों पे क्या है? सरकार का नियंत्रण, कुछ चीजों पे निजी लोगों का भी नियंत्रण है। तो इस तरीके से ये मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाता है हमारा। और इसका एग्जाम्पल हमारा सिर्फ और सिर्फ भारत है। अब देखते हैं आर्थिक विकास। अब हमको यहां पे दो चीजें जाननी है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास किसको कहते हैं। तो देखिए, आर्थिक विकास हम लोग किसको कहते हैं? तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश के राष्ट्रीय आय में क्या होता है? देश के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती जाती है। लंबे समय तक क्या होता है? वृद्धि होती जाती है, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है? देश के लोगों का जीवन स्तर भी सुधर रहा होता है। ठीक है, कोई देश उसका लगातार क्या हो रहा है? राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, और वहां के लोग जो पहले बहुत खराब स्थिति में रहते हैं, आप धीरे धीरे अच्छा से रहने लगे हैं, अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं, अच्छे खाने खाने लगे हैं, घर अच्छा बनने लगा है उनका। तो ये चीज क्या हुआ? उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, यानी उनका विकास हो रहा है। तो यानी कि उस देश का क्या हो रहा है? आर्थिक विकास हो रहा है। वो देश क्या कर रहा है? आर्थिक विकास कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो जीवन स्तर सुधरना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ना और राष्ट्रीय आय बढ़ना लंबे समय तक, ये क्या कहलाता है? हमारा आर्थिक विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक विकास कहलाता है। अब होता क्या है, इसमें दो चीजें आ जाती है, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, या इसी को आर्थिक वृद्धि बोलते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दो चीजें आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकती है, तो इसको अच्छे से समझिए। देखिए, आर्थिक विकास जो शब्द है, होता दोनों में वृद्धि ही है, दोनों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है, दोनों में लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन आर्थिक विकास जो है वो उन देशों के लिए यूज किया जाता है जो देश अभी विकास कर रहे हैं, यानी विकासशील है, विकसित हुए नहीं है अभी। ठीक है, जो देश अभी विकास कर ही रहे हैं उन्हीं के तो जीवन स्तर यानी खराब है जीवन स्तर, तभी तो अभी अच्छा हो रहा है। अगर जीवन स्तर अच्छा है, ये सब चीज ठीक ही है, तो उसमें अच्छा थोड़ी होगा, फिर तो सिर्फ पैसा बढ़ेगा। तो जहां पे लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, यानी उनका जीवन स्तर ठीक होता जा रहा है, यानी कि देश अभी विकसित है नहीं, विकसित हो रहा है, यानी विकासशील देश है। तो ऐसे देशों के लिए क्या किया जाता है? आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह शब्द विकासशील देशों के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आर्थिक विकास विकासशील देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। और जैसे में हमारा भारत भी क्या है? अभी विकासशील देश, अभी विकास कर रहा है, अभी विकसित हुआ नहीं है पूरी तरीके से, अभी बहुत सारी कमियां हैं जो हमें दूर करनी है। ठीक है, अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक है, और वो सारे जब हमारे देश के क्या हो जाएंगे? वो सभी विकसित होंगे, सभी अच्छे से रहने लगेंगे, अच्छे ढंग से रहने लगेंगे, तो हम लोग उसको विकसित कह सकते हैं। अब देखिए, इसमें आय बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? संस्थागत परिवर्तन भी होते हैं। जैसे गरीबी कम होता है, शिक्षा अच्छा हो जाता है, शिक्षा बढ़ता है, लोगों का स्वास्थ्य सुधरता है, लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं और स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें शामिल होती है। और ये जो कहना था वो कहना था उर्मिला हिक्स, श्रीमती उर्मिला बोलते हैं, उर्सुला हिक्स जी का। ठीक है, उर्सुला हिक्स एक अर्थशास्त्री थी, उनका कहना था कि विकास शब्द का जो प्रयोग है वो विकासशील देशों के लिए किया जाता है, और विकसित वृद्धि, आर्थिक वृद्धि शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वो विकसित देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो देश विकसित हो चुका है, यानी कि वहां की गरीबी मिट चुकी है, वहां का स्वास्थ्य अच्छा है, वहां का सब चीज अच्छा है, और अभी भी वो और ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो अब उनके पैसे में वृद्धि हो रहा है, अब उनके इकोनॉमी में वृद्धि हो रहा है, विकास तो कर चुके हैं वो अपना सब चीज डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, अब उनके पास क्या हो रहा है? उनके पास वृद्धि हो रहा है।
जैसे आपको कोई सामान खरीदना है, अब आपको कोई सामान खरीदना है और वो सामान खरीदने के लिए आपको चाहिए 50 रुपये। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, 1 महीना 2, मतलब हर रोज पाई जोड़ रहे हैं, पापा से जो मिला वो जोड़ रहे हैं, मम्मी से जो मिला वो जोड़ रहे हैं, जहाँ से भी हो सके वहाँ से जो भी पैसे आपको मिल रहे हैं वो जोड़ रहे हैं। जोड़ते जोड़ते आप कुछ दिनों में क्या किए, 50 रुपया तक पहुँच गए। ठीक है, अब जो सामान खरीदना था वो दुकान में खत्म हो गया। अब आप और भी जो रुपये आपको उसके बाद भी मिल रहे हैं वो सारे भी आप जमा कर रहे हैं। आप आते आते देखते देखते क्या हो गया, 60 रुपये जमा कर लिए। तो 50 रुपये तक आप क्या कर रहे थे, 50 रुपये तक आप आर्थिक विकास कर रहे थे, यानी जो आपकी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जो आपको अमाउंट चाहिए था वो पूरा कर रहे थे। तो ये 50 रुपये तक आप क्या कर रहे थे, जीरो से आर्थिक विकास कर रहे थे। लेकिन जब आपने ये पूरा करने के बाद और जो पैसे कमाए वो क्या हो गया, वो जो आप 60 तक पहुंच गए, तो अब यहां से आपका यहां क्या शुरू हुआ, आर्थिक वृद्धि शुरू हुआ। समझ में आ गया, क्या शुरू हो गया, आर्थिक वृद्धि। अंदर आना है, आगे तो नहीं तो बंद कर दो उसको। तो ये क्या हो गया, आपका आर्थिक वृद्धि हो गया यहां से। तो बात समझ में आ गया आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में। तो जो अमीर देश होते हैं उनके पास जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं होता, उनके पास सब चीज कंप्लीट होता है पहले से, जो जरूरत है उनका पूरा करने के लिए पहले से काफी है उनके पास। लेकिन हमारे विकासशील देशों में हमें जरूरतों को पूरा करने के लिए भी टोटल इनकम नहीं होता है, हम अपनी जरूरतों को भी पूरा सही से नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों को क्या किया जाता है, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये किसका कहना था, उर्सुला हिक्स जी का। ठीक है, तो चलिए ये आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि यानी आर्थिक वृद्धि में अंतर समझ में आ गया होगा। आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विकसित देशों जो आर्थिक विकास है वो विकासशील देशों के लिए यूज किया जाता है और विकसित देशों के लिए आर्थिक वृद्धि शब्द का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसके पास जरूरत पूरा हो चुका है, अब उसके पास बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है, अब देखिए, अब 2 चीजें हमको और पढ़नी है, सतत विकास और समावेशी विकास। देखते हैं हम लोग सतत विकास किसको कहते हैं। देखिए सतत विकास हम लोग किसको कहेंगे, तो विकास की वह प्रक्रिया जिसमें क्या किया जाता है, वर्तमान की आवश्यकताओं को बिना भावी पीढ़ी की क्षमताओं को के साथ समझौता किए बिना पूरी की जाती है। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास 1 बाल्टी पानी है और वो 1 बाल्टी पानी ही है मात्र हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास कोई पानी नहीं है। अगर हमारे पास 1 बाल्टी ही पानी है, उसके बाद हमको पता है कि हमारे पास पता नहीं अब कब पानी मिलेगा, यानी समझ लीजिए पानी खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, सिर्फ 1 बाल्टी पानी आपके पास बचा है। तो आप क्या करेंगे, उस पानी का लेंगे और जल्दी से पानी नहा के खत्म कर देंगे वो पानी भी नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। अगर 1 ही बाल्टी पानी तब उसको बहुत संभाल के रखेंगे कि वही पता नहीं कब तक पीना पड़ेगा, क्योंकि प्यास सबसे जरूरी हो जाता है उस समय, नहाना नहीं, उस समय प्यास सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपके पास 1 ही बाल्टी पानी बचा है, समझ में आ गया, तो आप क्या करेंगे, उस चीज को, उस पानी को बहुत ही सावधानी से यूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएंगे कि जितना ज्यादा दिन चल सके वो, है ना, वही 2 दिन चल सके, 4 दिन चल सके, 10 दिन चल सके, थोड़ा थोड़ा घुट घुट करके पानी पिएंगे, यानी जितना जरूरत है उतना ही पिएंगे, जरूरत से ज्यादा नहीं पिएंगे। आप भविष्य के लिए सोच के चलेंगे कि हमको भविष्य में भी वो चीज, वो पानी उपलब्ध रहे, है ना। तो सेम उसी तरह हमारे देश में जो संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है, जो भी हमारे देश में संसाधन उपलब्ध है, जो अनवीकरणीय संसाधन है, हमारा पानी, ठीक है, उन संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करना, हमारे देश में जो संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करना कि वो हमारी अभी की आवश्यकताओं को भी पूरी कर दे। ठीक है, अभी की आवश्यकताओं को भी पूरी कर दे और आने वाले समय के लिए भी वो चीजें क्या हो, बची रहे। तो उतना ही उपयोग करना जितना हमको भी बहुत मतलब आवश्यकता है ही, तो उसके उपयोग के बिना काम नहीं चलेगा, उतना उपयोग करना और बाकी हमको आने वाले समय के लिए बचा के रखना, ये चीज क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। अब समझ में आया आपको सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, तो समझ में आ गया आपको। सतत विकास हम लोग किसको कहेंगे, तो ऐसा विकास जिसमें संसाधनों का उपयोग उतना ही किया जाए जितना जरूरत है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी उन संसाधनों को बचा कर रखा जाए। ठीक है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बचा के रखते हैं। तो ये हो जाता है हमारा क्या, सतत विकास। अगला हम लोगों का समावेशी विकास। तो समावेशी विकास में क्या होता है, तो समावेशी विकास ऐसा समझिए कि सबका साथ सबका विकास, यानी कि हमारे देश में जो विकास है वो सिर्फ एक वर्ग के लोगों का ना हो, सिर्फ अमीर ही खूब पैसे कमा रहे, कमाते जा रहे, खूब अमीर ही कमा के बढ़ गए, और जो गरीब है वो और गरीब होते गए और गरीब होते और गरीब ही रह गए। तो क्या इस तरीके से हम कभी भी विकसित देश कहलाएंगे,
नहीं, कभी भी विकसित देश हम नहीं कहला पाएंगे अगर हमारा एक समाज गरीब ही होता जा रहा है, दूसरा अमीर होता जा रहा है। ठीक है, एक अंबानी बन गया और दूसरा भिखारी बन गया, तो इस तरीके से हमारा देश कभी भी विकसित देश नहीं बन पाएगा। विकसित देश बनने के लिए हमें हर व्यक्ति को, हर पूरे जो भी हमारे समाज है, समाज में हर व्यक्ति का विकसित होना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा विकास जिसमें हर व्यक्ति का विकास हो, समाज के हर वर्ग का विकास हो, हर लोगों का विकास हो, सभी लोगों का विकास हो, ऐसे विकास को हम लोग क्या बोलते हैं? समावेशी विकास बोलते हैं। तो देखिए, आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों, जैसे अमीर गरीब, बूढ़े बच्चे, शहर गांव, सभी का जीवन क्या हो, जीवन स्तर ऊंचा हो और कोई भी विकास के लाभ से क्या हो, अछूत न रहे, यानी कि सभी का विकास हो, सभी का अच्छा हो। ठीक है, सबका साथ सबका विकास हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समावेशी विकास। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई, सतत विकास, समावेशी विकास। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए आगे क्या क्या चीजें हमारे पास। अब हम लोग चलते हैं आर्थिक नियोजन। अब ये जो विकास का प्रक्रिया है वो क्या होता है कि हम लोग सीधे विकास नहीं कर सकते हैं कि हम सोचेंगे कि हम चीजें यूज हो रही है, सब चीज हो रहा है और एक दिन विकास हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। हमको विकास करने के लिए, देश को डेवलप करने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए प्लान बनाने पड़ता है। ठीक है, कि किस चीज का कैसे यूज करेंगे, कौन सा पैसा कहाँ यूज होगा, कैसे किस संसाधन का यूज करेंगे, इन सभी चीजों का प्लान बनाना पड़ता है। और प्लानिंग के साथ क्या किया जाता है, उन चीजों का यूज किया जाता है, देश का ग्रोथ किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में आपके पापा की सैलरी आई, पापा ने बता दिया कि ये हमारा इतना सैलरी है। अब अगर सैलरी आ गई कि हमारे पास लिमिटेड एक पैसा है, मान लेते हैं कि हमारे पास 15,000 रुपया है। ठीक है, तो क्या इस 15,000 रुपया को सीधे यूज कर देंगे हम लोग कि चलो पहले एसी कूलर खरीद के ले आते हैं? नहीं, हम लोग अगर 15,000 रुपया ही है और अगला रुपया अगले महीने में आना है, तो उस एक महीने में हम इस 15,000 रुपया को कैसे खर्च करें कि हमारा सारा काम चल जाए। ठीक है, हम लोग पूरा प्लानिंग बनाएंगे कि राशन में कितना खर्च होगा, कितना दूध वाले को जाएगा, कितना बिजली का बिल भराएगा, कितना का क्या सामान आएगा, कितने के कपड़े आएंगे, मतलब पूरी तरीके से हम लोग उसका प्लानिंग बनाएंगे कि कैसे कैसे ये 15,000 में एक महीना घर चलेगा, है ना। तो यही जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग बोलते हैं नियोजन। ठीक है, नियोजन क्या बोलते हैं? नियोजन, कि हमने नियोजित किया कि किस तरीके से प्लानिंग किया कि किस तरीके से इस 15,000 में अपने घर को एक महीने के लिए चलाएंगे। ठीक उसी तरीके से हमारे पास, हमारे देश में जो, भारत में जो, या फिर किसी भी देश में जो संसाधन उपलब्ध है उनको भी कैसे यूज किया जाएगा, कितने समय के लिए कितना यूज किया जाएगा, इन सभी चीज को प्लानिंग की जाती है। और वो कितने सालों के लिए की जाती है? 5 सालों के लिए। एक बार में 5 सालों के लिए प्लानिंग की जाती है कि 2020 से 25 तक चीजों का कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, किस संसाधन का कितना उपयोग किया जाएगा, कहां से उपयोग किया जाएगा। ठीक है, किन चीजों में उपयोग किया जाएगा, किस पैसे का किधर लगाया जाएगा, कहां रोड बनाया जाएगा, कहां जंगल लगाया जाएगा। ठीक है, इन सारी चीजों का प्लानिंग होता है। ठीक है, और इसी प्लानिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक नियोजन बोलते हैं। तो देखिए क्या कहता है, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, यानी हमारे देश को जो जरूरत है, जो प्रायोरिटी है, ठीक है, उसके अनुसार संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों यानी डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश के प्राथमिक विकास करने के लिए, ठीक है, जो देश को सबसे जरूरी की विकास करना जरूरी है। जैसे कहीं पर रोड बहुत ज्यादा खराब है और वहां से बहुत सारी गाड़ी आती जाती है, तो वो रोड बनना जरूरी है। तो उसको बनाने के लिए, तो प्राथमिकताओं के अनुसार ऐसा काम करने के लिए, विकासात्मक कार्य करने के लिए क्या करना है? कार्यों में हमारे संसाधन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, तो देश की प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का विकास के कार्य में प्रयोग करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। और ये कितने सालों के लिए बनाया जाता है ये प्लानिंग, कि किन चीजों का कहां यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये सारी प्लानिंग बनाई जाती है 5 सालों के लिए। और सबसे पहली बार जो ये पंचवर्षीय योजना आई थी, वो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब की थी? 1951 से 1956 की। ठीक है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब की थी? तो वो थी 2007 से 2012 की। और ये दोनों में से एक आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कई बार। ठीक है, कि या तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से तो 1951 से 56, या फिर 5वीं कब से कब थी? 2007 से 2012 तक की। तो ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 5 सालों के लिए नियम बनाया गया था। सबसे पहली बार बनाया गया था 1951 से 56 में। इसके बीच में भी कई सारे बनाए, वो आपको लिखाया नहीं गया यहाँ पे, बस पहली और 11वीं दिखे जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके बुक में है 6ठी, 7वीं, 5वीं, इस तरीके से कई सारी दी गई है।
अब देखिए, तो ये आर्थिक नियोजन का काम करने के लिए भी तो कोई चाहिए। ये आर्थिक नियोजन अपने आप तो होगा नहीं, ठीक है। देखिए, ये जो हमारा आर्थिक नियोजन का काम है ये अपने आप तो होगा नहीं, तो ये नियोजित करने के लिए चाहिए कोई तो कोई चाहिए, कोई ना कोई होगा तभी तो ये आर्थिक नियोजन का काम करेगा। तो वो काम कौन करता है? तो इसके लिए हमारे देश में 3 संस्थाएं रही है। पहला था योजना आयोग, ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद और उसके अलावा होता है नीति आयोग, ठीक है। ये 3 संस्थाएं हैं। अब आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते एक एक करके। तो सबसे पहला जो हमारा है योजना आयोग, इसका गठन कब हुआ था? ये योजना आयोग हमारा कब बना था? ये योजना आयोग हमारा जो बना था वो 15 मार्च 1950 को बना था, ठीक है। योजना आयोग कब बना था? योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? उस समय के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। जो उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं देश के, वही इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो नीति योजना आयोग के क्या होते हैं? वो अध्यक्ष होते हैं। अब इसका काम क्या है? तो देश के लिए 5 साल का योजना बनाना, ठीक है। 5 साल का योजना बनाना, और इसी के लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना, कि किस चीज का कैसे यूज होगा, कैसे विकास होगा, 5 साल में कैसे विकास करेंगे हम देश का, कितना करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से 1956 तक थी, ठीक है। इसमें कृषि पर सबसे ज्यादा क्या किया गया था? जोर दिया गया था। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि को विकसित करने की ज्यादा जोर दिया गया था। अब बोलता है अब यह खत्म हो चुका है, तो हमारा योजना आयोग जो है वो अब नहीं है। योजना आयोग अब खत्म कर दिया गया। 1950 में इसको बनाया गया था, 15 मार्च 1950 में, और बाद में इसको खत्म कर दिया गया। और इसकी जगह पे कौन आ गया? नीति आयोग आ गया। 1 जनवरी 1915 को कौन आ गया? नीति आयोग। तो योजना आयोग की जगह पे कौन आ गया? नीति आयोग। और योजना आयोग को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब जो हमारा नीति आयोग है उसका गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? और इसको बनाने वाले कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योजना आयोग को भंग करके क्या किया था उन्होंने? नीति आयोग बनाया था। नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? तो NITI, नीति। इसमें क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में नीति बोलते हैं, NITI, नीति। समझ में आ गया? तो ये हो गया नीति आयोग। अब बीच में जो हमारा ये राष्ट्रीय विकास परिषद है ये काम क्या करता है? तो देखिए ये क्या करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका काम क्या होता है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, यानी सारे CM 28 के 28 से 29 जो भी राज्य हैं उनके CM जो है वो इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और इसका अध्यक्ष हो जाता है हमारा प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। अब काम ये क्या काम करता है? तो योजना आयोग या फिर नीति आयोग, ये दोनों जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, 5 सालों के लिए जो योजना बनाते हैं ये लोग, उसको मंजूरी देना इसका काम है, ठीक है। उस योजना को मंजूरी कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन मंजूरी देगा? राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। इसके अलावा ये राज्यों के बीच तालमेल बैठाने का भी काम करता है। तो यहां पे याद रखेंगे योजना आयोग या नीति आयोग क्या करता है? प्लान बनाता है और उसको अप्रूव कौन करता है? तो NDC, हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। मानव विकास सूचकांक। अब देखिए, अब ये जो विकास की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, तो इसमें अब एक आता है हमारा मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। इसमें क्या होता है? तो इसमें मानव, हर देश के लोगों का, ये जो HDI है, मानव विकास सूचकांक है, ये हर देश के व्यक्तियों की तुलना करता है। दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी की तुलना करता है कि कहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, ठीक है, कितने अच्छे से रह पा रहे हैं, उनका प्रति व्यक्ति है किनका सबसे ज्यादा अच्छा है, शिक्षा किनका अच्छा है, इन सारी चीजों की तुलना करके और देखता है कि कौन सा देश अच्छा है, ठीक है। किनका? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक सबसे अच्छा है। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक विभिन्न देशों की तुलना लोगों के किसके स्तर पे? शैक्षणिक स्तर पे, स्वास्थ्य के स्तर पे और प्रति व्यक्ति आय के स्तर पे करता है, ठीक है। यह बताता है कि किस देश के लोग कितने खुशहाल और विकसित हैं। समझ में आ गया? कौन सा देश कितना ज्यादा विकसित और कहाँ के लोग, रहने वाले लोग जो एकदम खुशहाल है, अच्छे से जीवन बिता रहे हैं। अब इसके मानव विकास सूचकांक के HDI के 3 सूचक होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है जीवन आशा, उसके अलावा शिक्षा और जीवन स्तर,
जीवन आशा में क्या होता है कि वहां के लोग औसतन कितने साल जी रहे हैं, ठीक है, वहां के लोग औसतन कितने साल जी रहे हैं, यानी उनका स्वास्थ्य कैसा है। जिनका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होगा वो ज्यादा समय तक जिएंगे, जिनका स्वास्थ्य जल्दी बिगड़ जाएगा वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो जीवन आशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, तो वहां के लोग कितने सालों तक जी पा रहे हैं, इस चीज को क्या कहते हैं हम लोग, जीवन आशा। और ये चीज काउंट करता है वो, उसके अलावा और क्या काउंट करता है, तो शिक्षा प्राप्ति, वहां के लोग कितने शिक्षित थे, कितने लोग पढ़े हुए हैं, कितने प्रतिशत लोग वहां के पढ़े हुए हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं। उसके अलावा जीवन स्तर, अब लाइफ स्वास्थ्य अच्छा लोग जी रहे हैं लेकिन बहुत ही खराब स्थिति में जी रहे हैं, तो ये क्या करता है, जीवन स्तर देखता है कि वहां के लोग किस तरीके से जी रहे हैं, वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कैसी है, यानी संसाधन कैसा है, तो प्रति व्यक्ति आय चेक करता है। तो 3 चीजें चेक की जाती है, पहला तो स्वास्थ्य यानी जीवन आशा की कितने साल जी रहे हैं, दूसरा ज्ञान कितने पढ़े लिखे हैं, और तीसरा प्रति व्यक्ति आय की कितने उनके पास संसाधन, कितने पैसे हैं, कितने अच्छे तरीके से अपने आपको वो लोग जीवन जी रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें देखी जाती है। अब ये जो है मानव विकास सूचकांक, ये सबसे पहले किसने बनाया था, तो इसे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ये जो थे उन्होंने पहली बार तैयार किया था, ठीक है। उसके अलावा ये जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है हम लोग का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। समझ में आ गया, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखेंगे UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो सबसे पहली बार जो मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था वो 1990 में जारी किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये जो पॉइंट्स आपको है ये आपको याद रख लेने हैं, ये सभी आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये आ सकता है कि आपको किस किस कौन कौन चीजें देखी जाती है ह्यूमन इंडेक्स में, मानव विकास सूचकांक में, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो याद रखेंगे आप लोग जीवन आशा, शिक्षा और जीवन स्तर, यानी कि स्वास्थ्य, ज्ञान और संसाधन, प्रति व्यक्ति आय, ये चीजें देखी जाती है। कब सबसे पहली बार जारी किया गया था, 1990 में। कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अलावा पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उन्होंने सबसे पहली बार ये तैयार किया था। अब आगे देखते हैं प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं जो कमा रहे हैं और आपके घर के पूरे सदस्य जो हैं वो कुल मिलाकर 20 लोग हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके घर में 20 लोग हैं जिसमें से 4 लोग क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। अब इन 4 लोगों में भी क्या हो रहा है, एक 10,000 महीना कमा रहा है, कोई 15,000 महीना कमा रहा है, कोई 12,000 महीना कमा रहा है और कोई 23,000 महीना कमा रहा है, ठीक है। अगर हम इन सभी को जोड़ दें एक साथ तो कितना हो जाता है, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 5 2 7 0, और ये हो जाएगा हमारा एक हासिल, तो 4 2 6, 60,000 रुपया कुल मिला के कमाई हुआ। और लोग कितने इस पे चल रहे हैं, तो इस 60,000 रुपये पे 20 लोग चल रहे हैं। 0 से 0 खत्म करेंगे, इसको काटेंगे हम लोग 3,000। ये 3,000 क्या निकल के आया, आपके घर का प्रति व्यक्ति आय। तो यानी कुल आमदनी कितने हैं और कुल जनसंख्या कितनी है, तो कुल आमदनी बट्टा कुल जनसंख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया आपको, कुल आमदनी बट्टा कुल जनसंख्या, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और कुल आमदनी, तो ये घर के लिए आपको तो कुल आमदनी इतना हुआ, लेकिन पूरे देश में जो आमदनी हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पूरे देश में जो आमदनी है उसको लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो किसी देश में एक साल में, और ये महीना का नहीं जरूरत है, साल का, तो याद रखेंगे, किसी देश में एक साल के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। एक साल में जितनी सेवाओं और चीजों का उत्पादन हुआ उन सभी में कितना पैसा हुआ, उनको उसके मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझ में आ गया। अब दूसरा बात क्या हो जाता है, तो यानी सीधे शब्दों में हम लोग कहते हैं इसको क्या कहेंगे, पूरे देश की कमाई। जैसे आपके घर के पूरे घर की कमाई, वैसे ये हो जाता है राष्ट्रीय आय, पूरे देश की कमाई। अब प्रति व्यक्ति आपको समझा दिए हम कि हमारे देश में कुल जितनी जनसंख्या है और हमारा देश का पूरा जो राष्ट्रीय आय है उसको हम लोग, तो राष्ट्रीय आय को अगर हम लोग प्रति व्यक्ति उसको
कुल जनसंख्या से भाग देते तो क्या निकल के आता है हमारे पास, प्रति व्यक्ति आय निकल के आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा गया है जब देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देते तो हमारे पास क्या आता है, जो भागफल आता है उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको निकाल के दिखाएं हम अभी कि घर में कैसे प्रति व्यक्ति आय निकाले, उसी तरह देश में कुल कितना पैसा कमाई हुआ और देश में कुल कितने लोग हैं उसको भाग दे देते हैं हम लोग, तो क्या निकल के आता है हमारे पास, प्रति व्यक्ति आय निकल के आता है। अब जिस देश का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा वो क्या होगा, विकसित होगा, जिसका प्रति व्यक्ति आय कम होगा वो क्या होगा, अविकसित होगा। ठीक है, ज्यादा पैसा कमाएंगे तो विकसित ही ना कहलाएंगे जी। अब देखिए आगे, अब ये हमारे पास एक तालिका है, इसमें हमारे पास क्या है, अलग अलग देशों का कंपैरिजन है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे सवाल पूछ दिया जाता है। सवाल क्या पूछा जाता है, तो जो मानव विकास सूचकांक आया था उसमें नंबर 1 पे, जो पहला मानव विकास सूचकांक आया था उसमें नंबर 1 पे जो देश था वो कौन था, नॉर्वे था। कौन सा देश था, नॉर्वे। ठीक है, जहां की प्रति व्यक्ति आय 38,518 था। ठीक है, जीवन आशा 79.4 था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ के लोग इतने साल एवरेजन जी जाते थे। ठीक है, उसके अलावा साक्षरता दर 100% था, सभी लोग शिक्षित थे। ठीक है, श्रीलंका इसमें क्या था, 93 रैंक था उसका, श्रीलंका का 93 रैंक, 93वां स्थान पे था वो। वहां क्या था, वहां का प्रति व्यक्ति आय 4390 था। उसके अलावा यहाँ के लोग 74 साल एवरेजन जी जाते थे और यहाँ की साक्षरता दर जो थी यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या वो 100 में से 91 लोग पढ़े लिखे थे। उसके बाद भारत जो है हमारा इसमें, वो भारत हमारा 126वां नंबर पर था, श्रीलंका से भी नीचे था, 126 था हमारे भारत का स्थान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में हमारा जो नंबर था वो 126 था और हमारा प्रति व्यक्ति आय 3139 था। उसके अलावा हमारे यहाँ साक्षरता दर मात्र 64%, जीवन आशा लोग कितने साल जीते तो मात्र 64 साल था और साक्षरता दर तो उससे भी कम 61% ही था। 100 में से मात्र 61 लोग पढ़े हुए थे, 39 लोग अभी भी क्या थे, अनपढ़ थे। ठीक है, इसी तरीके से पाकिस्तान हमसे नीचे था, वो 134वें नंबर पे था, उनके यहाँ का जो प्रति व्यक्ति आया था वो 22,225 था। उसके अलावा नहीं 2225 था। ठीक है, जीवन आशा जो था वो 63 साल वहाँ के लोग जीते थे, खुद ही बम मार के निकल लेते वो लोग। साक्षरता दर जो था वो 50% था, अनपढ़ों का देश। अगला है बांग्लादेश, बांग्लादेश उससे भी नीचे था, 137वां नंबर पे, उनके यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 1870 और जीवन आशा वो कितनी थी, 63 साल। उसके अलावा पढ़े लिखे लोग 41, 100 में से मात्र 41%। उसके अलावा लास्ट में आ जाता हम लोगों का नेपाल, नेपाल का रैंक क्या था, 138 था, जस्ट नीचे बांग्लादेश के। उसके अलावा यहाँ के जो प्रति व्यक्ति आय था वो 1490 था, लोग कितने जीते थे, 62 साल तक, और साक्षरता दर यहाँ का 50% था, यानी 100 में से 50 लोग पढ़े लिखे नजर आते थे। अब ये इसमें से कई सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती है, जैसे कि पहली मानव विकास सूचकांक में सबसे नंबर 1 पे कौन था, तो याद रखेंगे नॉर्वे था। भारत का स्थान क्या था, 126वां था। श्रीलंका का स्थान क्या था, 93वां था। पाकिस्तान का स्थान क्या था, 134वां था। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। अब देखिए आगे क्या कहा जाता है, यह क्या, एक मिनट, चलिए हाँ हम लोग पढ़ेंगे अब राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए जो पूरी दुनिया का विकास का तुलना करता था वो था हम लोग का मानव विकास सूचकांक, जो कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। लेकिन जो भारत के अंदर, भारत के देश के अंदर भारत के सभी राज्यों के विकास की तुलना करता है, वो क्या हो जाता है हमारा, वो हो जाता है हम लोग का राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या करता है, ये भारत के अंदर भारत के अलग अलग राज्यों का तुलना करता है, उनके विकास का तुलना करता है। ठीक है, अब इसमें तो जैसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या करता है, यूएनडीपी पूरी दुनिया का तुलना करता है, उसी तरह मानव विकास रिपोर्ट क्या करता है, वो भारत के विभिन्न अलग अलग राज्यों का क्या करता है, तुलना करता है कि मानव विकास कैसा है। उसके अलावा अब आपको एग्जाम में इसमें से क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो देखिए एग्जाम में आपको कुछ चीजें याद रखनी, जैसे सबसे पहली बार कब जारी किया गया था, जो हमारा राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट है वो सबसे पहली बार जब कब जारी किया गया था, तो सबसे पहली बार 23 अप्रैल 2002 को दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा जारी किया गया था। समझ में आ गया, सबसे पहली बार 23 अप्रैल 2002 को दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा, सॉरी एपीजे अब्दुल बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ देखिए उस समय के प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, हो जाता है मिस्टेक कभी कभी। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा क्या किया गया था, ये जारी किया गया था। समझ में आ गया? कब? 23 अप्रैल 2002 को। कहां? दिल्ली में। ठीक है, अब इसको कौन तैयार करता था? इसको भी कौन तैयार करता? हमारा योजना आयोग, जो कि पहले योजना आयोग था लेकिन 2015 में अब कौन बन चुका है? अब वो नीति आयोग बन चुका है। ठीक है, आगे देखिए इसमें, अब इसमें जो राज्यों की स्थिति थी वो कैसी थी? तो जब ये जारी किया गया 2002 में, तो उस समय इसमें सबसे ऊपर जो था, सबसे टॉप रैंक पे था, वो था केरल। केरल सबसे टॉप पे था। ठीक है, लेकिन इसमें जो खराब प्रदर्शन था वो किसका किसका था? तो वो था, सबसे बॉटम पे जो थे वो थे हमारा बिहार था, मध्य प्रदेश था, उड़ीसा था, राजस्थान था और उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और इन देशों को एक साथ, ये जो सबसे नीचे आए थे, इन देशों को एक साथ क्या कहा जाता है? इन देशों को एक साथ बीमारू राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीमारू राज्य, जिनकी आर्थिक स्थिति सबसे खराब थी, जिनका विकास सूचकांक सबसे खराब था। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट जिसका सबसे खराब था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीमारू राज्य। बीमारू क्यों बोलते हैं? तो देखिए ये नाम से बनता है बीमारू, बी आई से क्या हो जाता है आपका? बी आई से आपका हो जाता है बिहार। ठीक है, उसके बाद आपका कहा जाता है एम, एम से हो जाता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। तीसरा उसके बाद आपको कहा जाता है ए से आपका क्या आ जाता है? यहाँ पे ए से आपका आ जाता है इसमें बिहार, मध्य, बीमारू। देखिए एक मिनट, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ऐसे यहाँ पे शायद कुछ गलती है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा तो है इसमें, उड़ीसा तो हो जाएगा हमारा लास्ट में। उत्तर प्रदेश की जगह शायद आंध्र प्रदेश हो सकता था, इसमें राज्य मिलते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पे शायद कुछ गलती है, आप लोग देख लीजिएगा इसको एक बार बुक से, आपके बुक में है ये। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा, ये जो हमारा फुल फॉर्म होता है ये इन राज्यों के नाम से ही होता है। ठीक है, यू से उड़ीसा, आर से राजस्थान और बी आई से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ये ए से शायद आंध्र प्रदेश या कुछ होता है, ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। अब यहां पर एक और चीज समझना है हम लोग को, आधारिक संरचना के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, आधारिक संरचना। तो आधारिक संरचना हम लोग किसको बोलते हैं? आधारिक संरचना हम लोग किसको बोलेंगे? तो देश में वो चीजें, वो संरचनाएं जो कि हमारे देश के विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, ऐसी चीजें हमारे देश को विकास करवा सकती है, इन्हीं चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? आधारिक संरचना बोलते हैं। जैसे में क्या? जैसे में सड़क, अगर देश में हर जगह पहुंचने के लिए सड़क होगा तो लोग आसानी से पहुंच पाएंगे, लोग अपना काम कर पाएंगे, इससे देश का विकास होगा। जैसे में हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल होगा अच्छे से, हर जगह हर लोगों को हॉस्पिटल उपलब्ध होगा तो लोग बीमार कम पड़ेंगे, इलाज अच्छे से करवा पाएंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे, तो क्या होगा? देश का ज्यादा विकास होगा। स्कूल, लोग शिक्षित होंगे, हर जगह अगर स्कूल होगा तो लोग शिक्षित होंगे, लोग शिक्षित होंगे तो क्या होगा? देश का ज्यादा विकास हो पाएगा। तो ऐसी चीजें, बिजली, बिजली तो फैक्ट्री वगैरह, मशीनें वगैरह चले, जिससे लोग अपना अपना काम कर पाए और आजीविका अर्जन कर पाए, जिससे देश का विकास होगा। तो इस तरीके की चीजें जो कि आधारभूत जरूरत है। ठीक है, ऐसी चीजों को, आधारभूत आवश्यकताओं को हम लोग क्या बोलते हैं? आधारिक संरचना। तो देखिए वे सभी रुक जाइए, तो वे सभी सुविधाएं तथा सेवाएं जो देश के आर्थिक विकास के लिए क्या है? मूल आधार है। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आधारभूत संरचना कहते हैं। जैसे में क्या हो गया? बिजली हो गया, सड़क हो गया, परिवहन यानी गाड़ियां, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अस्पताल हो गया, ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाती है? आधारभूत संरचनाएं हो जाती है। और इन आधारभूत संरचना, जिस देश का आधारभूत संरचना जितना स्ट्रांग होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा, वो देश उतना ज्यादा विकसित होगा। बाकी देश विकसित क्यों है? क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आगे चलते हम लोग बिहार पे आते हैं। हम लोग अभी तक अर्थव्यवस्था के बारे में देखे, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में देखे, अब हम लोग आते हैं बिहार पे। बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो बिहार को हम लोग अभी देखें, हम लोग इसको बीमारू राज्य में गिना जाता है। बिहार को किसमें गिना जाता है? बीमारू राज्य में। अब जो बीमारू राज्य में बिहार को गिना जाता है, तो बिहार इतना पीछे क्यों है? इसके कई सारे कारण होंगे। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं बिहार के पिछड़ेपन के कारण। क्या कारण है? सबसे पहला तो कारण है कि यहाँ तेजी से बढ़ती जनसंख्या,
बिहार की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, और संसाधन तो हमारे पास उतने ही है। तो पहला बात तो जनसंख्या का बढ़ना एक दिक्कत है, लगातार जनसंख्या का बढ़ता जाना क्या है, एक दिक्कत है। बिहार की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जितने संसाधन है उससे ज्यादा लोग हैं, इससे विकास का क्या होता है, फायदा सबको नहीं मिल पाता है। अब जितनी नौकरियां, जितने काम है, काम तो उतने लोगों को ही मिलेगा, लेकिन जो बाकी उसके अलावा बच गए उनके लिए तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बेरोजगार रहेंगे, बोझ बनेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, विकास रुक जाता है, तो हमारा बिहार पीछे रह जाता है। तो सबसे पहला कारण तो क्या हो गया हमारा, जनसंख्या। दूसरा कारण क्या है, आधारभूत संरचना। अभी जो हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाएं, रोड, बिजली, हॉस्पिटल, स्कूल, शिक्षा, वो सारी चीजें भी हमारे यहाँ की क्या है, बहुत कमजोर है। हमारे यहाँ का पुल कभी गिर जाता है, रोड कभी चोरी हो जाता है। ठीक है, बिहारियों का अलग है, हम लोगों का, हम बिहारी अलग ही हैं। हम लोग स्कूल चुरा देते हैं, मकान चुरा देते हैं, रोड चुरा देते हैं, रेल की पटरी चुरा देते हैं, पता नहीं कभी क्या क्या चुराएंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारे यहाँ का पुल कभी गिर जाता है, रोड कहीं गायब हो जाता है, कोई रोड जिसका टेंडर पास है, बिल पास है, पैसा वैसा सब चीज मिला है, वो रोड का पते नहीं, वहां खेत दिख रहा है हमें। तो इस तरीके की चीजों के कारण क्या है, हमारा बिहार पीछे है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही से डेवलप नहीं है। ठीक है, तो किसी भी राज्य के विकास के लिए क्या होता है, सड़क, बिजली, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें जरूरी होती है। और बिहार में आज भी इनकी क्या है, कमी है। हालांकि ये चीजें अब धीरे धीरे क्या हो रही है, सुधर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ये सारी चीजें पूरी तरीके से डेवलप हो नहीं पाती और हमारा विकास पीछे रह जाता है, हमारा बिहार पीछे रह जाता है। अगला है कृषि पर निर्भरता। जब बिहार झारखंड अलग हुआ उस समय जितने अच्छे संसाधन थे, जितने भी संसाधन थे, ठीक है, वो सारी कहां चली गई, जितने संसाधन, फैक्ट्री, उद्योग वगैरह थे, वो सारे चले गए झारखंड में। ठीक है, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच गया खेत। अब अगर खेती ही है तो क्या करोगे, पैसे कहां से कमाओगे, तो खेतों में काम करके, फसल उपजा के। तो हम लोगों के लोग, बिहार के लोग फसलों पे, खेती पे बहुत ज्यादा निर्भर हो गए। ठीक है, तो खेती पे बहुत ज्यादा निर्भरता क्या कर गया, हमारे बिहार को पीछे लग गया। बिहार की अधिकतर जनसंख्या क्या करती है, खेती पर निर्भर है, खेती करती है और उसी से अपना जीवन चलाती है। लेकिन खेती पुरानी तरीके से होने के कारण इसमें क्या हो जाता है, उपज कम होती है, लोगों को पैसा आमदनी होता नहीं है ज्यादा, और लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। ठीक है, अगला आ जाता है इसमें बाढ़ और सूखा। हमारा जो बिहार है, हमारा जो बिहार है वो बाढ़ और सूखा दोनों से सेम समय पे ग्रसित होता है। हमारे बिहार में एक ही समय पे बाढ़ आ जाता है और एक ही समय पे एक तरफ सुखाड़ आ जाता है। हमारा जो बिहार है उसके, बिहार के उत्तरी क्षेत्र में क्या आ जाता है, उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है और दक्षिणी क्षेत्र में सुखाड़ आ जाता है। ठीक है, हमारा दक्षिणी क्षेत्र सूखा रहता है और उत्तरी क्षेत्र में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बाढ़ आता है। उधर बाढ़ से फसल बर्बाद होता है, दूसरी तरफ सूखा से फसल बर्बाद हो जाता है, और दोनों ही चीजें क्या हो जाती है, कुल मिला के किसान को कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके के कारण ये बाढ़ और सुखाड़ से भी हमारा बिहार ग्रसित होने के कारण पीछे रह जाता है। फसल उपजती नहीं, किसान को पैसे होता नहीं है, लोग कर्ज लेते हैं किसान अगली बार फसल उपजाने के लिए, और इसी सब चक्कर में दब के किसान रह जाते हैं, वो लोन ही चुकाते रह जाते हैं, पैसे उनका आमदनी होता नहीं है, वो कमा पाते नहीं है, घर चलाने लायक पैसे उनको हो नहीं पाते हैं, विकास कहां से होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, औद्योगिक पिछड़ापन। हमारे यहाँ जब झारखंड से अलग हुआ, झारखंड अलग होने के बाद जब 2015 नवंबर 2000 को अलग हुआ हमारा, कौन, झारखंड बिहार से, तो सारे बड़े उद्योग जो थे और खदान जो थे वो सारे झारखंड में चले गए, और हमारे बिहार के पास क्या बच गया, अब कोई बड़ा उद्योग नहीं बचा, सिर्फ खेत बचे हुए हैं। गरीबी, गरीबी जो हमारे बिहार की है, बोलता बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, जिससे लोग बचत ही नहीं कर पाते हैं। जिसके जो पहले से ही गरीब है वो तो बेचारा अपना आवश्यकता पूरा करने के लिए पैसा जब जुटाता रह जाता है, और उसकी जरूरतों में ही वो पैसे खत्म हो जाते हैं, उसके पास पैसे बचते कहाँ है, बचेगा तभी तो वो आगे अमीर हो पाएगा, गरीबी से निकल पाएगा। उनके पास पैसे बचते ही नहीं है, तो बचेगा ही नहीं तो वो कहां से आगे बढ़ेगा। तो हमारा देश, बिहार के लोग गरीब ही रह जाते हैं। अगला है खराब विधि व्यवस्था। हमारे यहाँ का जो विधि व्यवस्था है, यानी कि जो कानून है, जो प्रशासन है, वो सब भी सही तरीके से नहीं चलता, उस समय भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ठीक है, तो लंबे समय तक कानून व्यवस्था खराब रहने के कारण व्यापारियों ने कहा कि व्यापारियों ने हमारे बिहार में पैसा वगैरह लगाने से मना कर दिया। उन्हें डर लगता है कि पता नहीं यहाँ कब क्या हो जाए, कौन क्या कर जाए, कब सरकार बदल जाए, कब कोई बंदूक तान दे,
तो बाहर के व्यापारियों ने हमारे बिहार में पैसे लगाने से भी मना कर दिया, उनको डर लगने लगा इन चीज़ों से, और इसके कारण हमारे बिहार में जो ज़्यादा कोई फैक्ट्री वगैरह, कोई उद्योग वगैरह नहीं आता, कोई कंपनी वगैरह नहीं आती, जिससे हमारा बिहार पीछे पीछे जाता ही जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर क्या है, पिछड़ापन है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो हमारे बिहार के भी पिछड़ेपन को दूर करने के कुछ कारण है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सॉरी, कारण के बाद हम लोग उपाय अब पढ़ते हैं। उपाय क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला काम हम लोग कर सकते हैं, जो जनसंख्या बहुत ज्यादा लगातार बढ़ रही है, उस जनसंख्या को कंट्रोल करना। ठीक है, जनसंख्या अगर नियंत्रण करेंगे, अगर राज्य सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम और कड़ाई से लागू करना चाहिए, ताकि लोग जो है वो कम संतान के साथ खुश रहें। ठीक है, हम दो हमारे दो को फॉलो करें, ताकि जनसंख्या ज्यादा बढ़े ना, जनसंख्या नियंत्रित कर सकते हैं। उसके अलावा कृषि का तेजी से विकास कर सकते हैं हम लोग। कृषि में हम लोग औद्योगिक नए तरीके से, हम लोग साइंटिफिक तरीके से अगर कृषि खेती करें, अच्छे तरीके से, अच्छे क्वालिटी के बीज से, अच्छे क्वालिटी के खादों से, और तो इन चीजों से क्या होगा, हमारा कृषि में उपज बढ़ेगा, और उपज बढ़ने से क्या होगा, किसानों को फायदा मिलेगा, किसानों के पास बचत ज्यादा होगा, और वो गरीबी से ऊपर उठेंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है, कृषि का विकास कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नए बीज, खाद, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी करके यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, खेती करें, तो उससे किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। बाढ़ पर नियंत्रण, जो हर साल बाढ़ आ जाता है, कोसी नदी के द्वारा हर साल बिहार में बाढ़ आ जाता है। याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी हर साल बाढ़ लेकर आता है। नेपाल सरकार से बात करके क्या करना चाहिए, नदियों पर बांध बनवाना चाहिए। ठीक है, उत्तर बिहार को बाढ़ से इस तरीके से बचाया जा सकता है, नदी पर बांध बना के। बाढ़ नहीं आएगा तो एक क्षेत्र तो कम से कम बचाएगा। ठीक है, अब दूसरा है आधारभूत संरचना का विकास। हम लोग देखें कि अभी हमारे यहाँ सड़क कैसी होती है, पुल कहीं भी टूट जाता है, कहीं रोड कहीं कुछ, तो हमारे यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो स्कूल है उसका कोई हालत नहीं, जो हॉस्पिटल बने हैं उसमें कोई डॉक्टर नहीं आता कभी, तो इन चीजों को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, आधारभूत संरचना को मजबूत करना पड़ेगा। उसके अलावा औद्योगिक विकास, बिहार में क्या है, चीनी मिल और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे हमारे यहाँ खेती तो की ही जा रही है, लोग सभी के लोग क्या है, खेती पे आश्रित है, हमारे यहाँ खेत है, जमीन है, तो हम लोग क्यों ना कृषि उत्पादित क्या करें, उद्योगों को यहाँ स्थापित करें। जैसे गन्ना उपजाएं और गन्ना से क्या करें, चीनी मिल स्थापित करके, चीनी मिल जो कुछ बंद पड़े हैं उसको चालू करके और उससे चीनी बनाएं, तो ये एक उद्योग हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे देश में, हमारे राज्य में, बिहार में, हमारे बिहार का विकास हो पाएगा। ठीक है, उद्योग ज्यादा होंगे तो और ज्यादा विकास हो पाएगा। उसके अलावा सिर्फ चीनी ही नहीं, मखाना, लीची और मक्का उद्योग भी यहाँ का हो सकता है, सफल हो सकता है। स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन, हमारे यहाँ का सरकार में भ्रष्ट होता है, सरकार में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, लोग घूस खा के या इधर उधर करके, घपला करके, घोटाला करके, तो इस तरीके से हमारा देश कभी विकसित, हमारा राज्य कभी विकसित नहीं हो पाएगा। तो हमको स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन भी चाहिए होगा, जो कि हमारे राज्य को सही से चलाए, जो हमारे राज्य का विकास करना चाहे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। अब इसके अलावा हमको और कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, जैसे गरीबी रेखा। देखिए, गरीबी रेखा क्या कहते हैं, तो हमारे भारत में जो है वो गरीबी रेखा को कैलोरी मापदंड से मापा जाता है। ठीक है, अब कैलोरी मापदंड क्या होता है, तो जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो कैलोरी होता है उसके हिसाब से गिना जाता है कि लोग, जो व्यक्ति है वो गरीब है, गरीबी रेखा के ऊपर है या गरीबी रेखा के नीचे है। अब देखिए, जो गांव होता है, गांव के लोग मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, यानी ज्यादा मेहनती लोग होते हैं, मेहनत का काम करते हैं ज्यादातर, तो उनके लिए कैलोरी कितना रखा गया है, तो गांव के लोगों के लिए कहा गया है कि अगर गांव के लोग 2400 कैलोरी अगर प्रतिदिन वो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि वो गरीब नहीं है, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। लेकिन अगर 2400 से कम कैलोरी उनको मिल रही है तो वो क्या है, गरीबी रेखा के नीचे है, यानी कि बिलो द पुअर्टी लाइन, बीपीएल में है। और जो इतना कंज्यूम कर पा रहे हैं वो एबव द पुअर्टी लाइन, यानी कि एपीएल में है। ठीक है, और शहरों के लिए ये चीज क्या है, 2100 कैलोरी रखा गया, क्योंकि शहर में क्या करते हैं लोग, शहर में लोग ज्यादातर सेवा प्रदान करने के काम करते हैं, दुकान खोल के बैठते हैं या फिर ऑफिसों में काम करते हैं, तो वो लोग कम मेहनत वाला, दिमाग वाला ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहां कम कैलोरी की जरूरत, तो वहां के लोगों के लिए 2100 कैलोरी रखा गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो जाती है, याद रखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना कैलोरी, 2400, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी को क्या किया गया है, मापदंड बनाया गया है गरीबी रेखा के लिए। ठीक है,
गरीबी रेखा क्या होता है? आय या उपभोग का वह न्यूनतम स्तर है जिससे कम होने पर कोई व्यक्ति क्या कहलाता है? जिससे कम होने पर कोई व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीजों को भी पूरा नहीं कर पाता है। और ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति इस रेखा के नीचे होता है उसको हम लोग गरीब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या होता है? कैलोरी में मापते हैं हम लोग। हमारा एपीएल बीपीएल आपको समझ में आ गया। बीपीएल क्या होता है? बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो 2400 या 2100 कैलोरी से, शहरों में 2100 कैलोरी से नीचे और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी से नीचे जो जिनको मिल पाता है, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल। उनको जो राशन कार्ड दिया जाता है उनको बीपीएल होता है। देखो आप लोग कई बार लोग बात करते हैं कौन कार्ड मिला लो, बीपीएल की एपीएल। ठीक है, तो एपीएल यानी अबव द पॉवर्टी लाइन, यानी कि वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। बीपीएल यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी वो गरीबी रेखा के नीचे है, तो उनको कई सारी चीजें मुफ्त मिल जाती है या फिर बहुत कम पैसों में दी जाती है। ठीक है, तो लोग जो लोग तय की गई न्यूनतम आय या कैलोरी प्राप्त नहीं कर पाते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीपीएल कहते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन। और जो प्राप्त कर पाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपीएल कहते हैं, अबव द पॉवर्टी लाइन। अब ये भी आपको याद रखना है, नरेगा या मनरेगा होता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? तो ये एक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए एक योजना है जिसमें रोजगार की गारंटी दी जाती है। यहां पर कहा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको वर्ष में, एक साल में 365 दिन में कम से कम 100 दिन काम जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि यह ग्रामीण रोजगार देने के एक राष्ट्रीय योजना है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है? ग्रामीण मजदूरों को एक साल में कम से कम कितने दिन? 100 दिन काम देने की गारंटी दी जाती है। ठीक है, रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। हम लोग क्या बोलते हैं? नरेगा या मनरेगा। नरेगा या मनरेगा क्यों इसका नाम है? तो यहाँ पे क्या हो जाता है? नरेगा से या मनरेगा से, मनरेगा में क्या हो जाता है? महात्मा गांधी जो नरेगा से क्या हो जाता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये हो जाता है हम लोग का नरेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे ये पूछेगा कि नरेगा में कितने दिनों के लिए काम का वादा किया जाता है? तो कितने दिनों के लिए? साल में 100 दिन काम का वादा किया जाता है कि आपको साल में 100 दिन काम दिया जाएगा, इसकी गारंटी दी जाती है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? ताकि लोग गांव से शहर की तरफ पलायन नहीं करें, लोग गांव में ही रहकर अपना काम करें, अपना जीवन यापन कर पाए। तो चलिए, यहां पर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है? पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। हमने एक एक चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग ऐसे ही वीडियो लाएंगे और ऐसे ही क्लास करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लेट्स स्टडी, लेट्स ग्रो, लेट्स क्रैक BSc।